ज्यादा कुछ पार्ट को देखेंगे नहीं। आज हम दूसरा स्टेप देखेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी लेंगे, ज्यादा फैंसी कुछ नहीं रहेगा। हेलो, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं रखेंगे, बिकॉज टाइम है आपका फेस्टिवल का, तो इतना फास्ट पढ़ा के कोई फायदा नहीं। ओके, तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा जानकारी आज नहीं लेंगे। ठीक है, बस मैं आपको आज यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है वो बताऊंगा, ताकि आप जिसने भी सेटअप नहीं किया है वो पहले सेटअप कर ले। ठीक है भाई, और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर ले। मेनली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ा लीवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 3 दिन का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है। ठीक है, आप उसमें फेस्टिवल मनाइए, लेकिन ये भी है साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ठीक है, फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिवाली के बाद अच्छे खासे ऑफर मिलने चालू हो जाएंगे। ये अनुमान लगाया गया है कि दिवाली के बाद वैकेंसी थोड़ी आएंगी, तो आप उसके लिए भी अप्रोच कीजिए। ओके, चलो, तो हमने प्रीवियस क्लास में एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था जिसका नाम था माई फर्स्ट ऐप, जिसको हमने दिया था नाम। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास पब्लिक फोल्डर है, एक और फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल, वो मैंने हटा दिया। ठीक है भाई, क्योंकि जब पूरा इसको जिप बनाऊंगा तो बहुत बड़ी बन जाएगी भाई। ठीक है, पब्लिक फाइल वो फाइल होती है जहां पे आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है index.html। ये है पब्लिक के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइल यही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइल है भाई पब्लिक के अंदर। ये सारी चीजें, हाँ ये भी क्वेश्चन है। मैं काम करता हूँ, एक दोबारा से डमी प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ और उसमें कुछ चीजें बताता हूँ आपको कि क्या क्या हुआ होगा बिहाइंड द प्रोसेस। मैं लिखा npx create react app और यहाँ पे डेमो लिख देना। अब अगर आप इसको देखोगे ना, जब सेटअप हो रहा हो, डाउनलोड हो रहा होगा, तो इसमें कुछ आपको पैकेजेस मेंशन करेगा ये। सबसे पहला जो पैकेज आपको दिख रहा है इंस्टॉलिंग रिएक्ट, ठीक है। दूसरा है रिएक्ट डॉम, उसके बाद है रिएक्ट स्क्रिप्ट, फोर्थ है CRA टेम्पलेट। अगर आप इन सबको देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखी हुई है, सामने डाल लिखी हुई है, दिख रही होंगी। देखो, अगर आप काम करते हो रिएक्ट के साथ, तो रिएक्ट के जो भी फंडामेंटल्स है जो लिखे गए हैं वो रिएक्ट पैकेज के अंदर है। तो बिहाइंड द अंडर द हुड जो काम कर रहा है रिएक्ट, उसकी सारी डेफिनेशन इसके अंदर। ओके, उसके बाद जैसे हमारे पास जेएस और एक डॉम होता है जो कि ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है, तो जेएस एक अलग लैंग्वेज है, डॉम उसका पार्ट है ब्राउजर का, जिससे हम जेएस के थ्रू जो भी चीज आपको अचीव करनी है वो कर सकते हो, राइट। तो वही चीज आपका रिएक्ट डॉम। रिएक्ट अगर हम बात करें तो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। पर जो रिएक्ट डॉम है वही है जो कि यूआई में रिप्रेजेंटेशन देता है, जो कि ब्राउजर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जो भी डॉम से रिलेटेड काम है वो सारे रिएक्ट डॉम पैकेज के अंदर लिखे हुए। तीसरा हमने देखा था वहां पे क्या, आपके पास मैंने लिखा npm स्टार्ट, कुछ किया था मैंने उस दिन स्टार्ट? आई गेस कुछ नहीं किया था मैंने कहा, तो मैंने बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना बताया। तीसरा आपके पास यहाँ है रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये जो पैकेज है, अगर आप चाहो कमांड लाइन से
कुछ कमांड्स को रन करना, वो ये प्रोवाइड करता है रिएक्ट स्क्रिप्ट। इसका यूज हम CLI के लिए करते हैं, ठीक है भाई। इसका यूज हम कमांड लाइन इंटरफेस के लिए करते हैं, बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद आपके पास आता है CRA टेम्पलेट। जो भी आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, पब्लिक, SRC के अंदर इतने सारे, ये सारा उसी टेम्पलेट के थ्रू आया है। इन्होंने क्या किया, एक बेसिक सेटअप बना के रख दिया है। जब कभी भी कोई भी पहली बार कोई भी आ रहा है, जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है, डेवलपर बोल लो, जो पहली बार रिएक्ट पे काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको एक प्रॉपर एक सेटअप प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट होता है, सेटअप होता है, जिससे कि वो उसको रिएक्ट को इंस्टॉल करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस कमांड का फायदा क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो इस कमांड का फायदा क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, एन npx create react app। देखो जब रिएक्ट आया था, तो अगर आपने देखा हो, तो रिएक्ट बना है 3 पैकेजों से, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। बेसिकली अगर बात करें तो रिएक्ट में 3 आपको क्या पैकेजेस मिलते हैं। तो मान लो आपको पहली बार आप रिएक्ट पढ़ने के लिए आए हो, और आपने सबसे पहले क्या किया, रिएक्ट को इंस्टॉल किया। जिससे हम npm इंस्टॉल क्या करते हैं, हमने यूज किया था टाइपस्क्रिप्ट। वैसे ही मैंने फिर क्या किया, रिएक्ट डॉम भी इंस्टॉल कर लिया। नॉर्मली एक फोल्डर के अंदर पहले रिएक्ट इंस्टॉल किया, फिर रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। बट इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग, जिसकी वजह से जब स्टार्टिंग में कोई पढ़ने के लिए आता था रिएक्ट को या यूज करना चाहता था, तो उसे सेटअप करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो आपको लगे क्या ही है सेटअप, कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब कंपनी में काम करोगे ना, तो कभी कभार एक सेटअप पूरा दिन, महीना इतना खा जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या किया रिएक्ट ने बोला, जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी, रिएक्ट की, हम उसको आपको दे देंगे। आपको कहीं भी किसी भी रिसोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाउनलोड करके दे देगा आपको। उसने क्या किया, एक टेम्पलेट बना क्रिएट किया, कि जब कभी भी कोई भी npx create react app ये आपका कमांड लिखेगा और फोल्डर का नाम लिखेगा, ये हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का नाम जो आप यहां लिखोगे, ठीक है भाई। दूसरा आपका है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये आपका कमांड है, इसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, जितने भी रिएक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है उन सबको इंस्टॉल करेगा, और एक आपको फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, किसकी मदद से, CRA टेम्पलेट की मदद से। जो आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना भाई, वो आपका उसी बिहाफ पे है, CRA टेम्पलेट की मदद से। अगर आप देखोगे तो अगर आपको खुद को बनाना है तो खुद ट्राई कर लीजिए, आपको इसको सेटअप करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत काफी टाइम वेस्ट होगा आपको। इसीलिए भाई इन्होंने ये कमांड बनाया, क्योंकि जितना ज्यादा, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा वाइडली पहुंचाना है, हर कोई कस्टमर्स को यूज कर सके, तो उसे इजी टू यूज बनाना पड़ता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब आपके क्या है, इजी टू यूज है, ठीक है भाई। अगर ये इजी टू यूज ना होते, तो भाई कभी भी आप इसको यूज ना कर पाते, ठीक है भाई। तो ये जो CRA टेम्पलेट है, वो जो आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो उसी की देन। जो आपको यहाँ पे ऐप के अंदर ये देखोगे ना, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, ये CRA टेम्पलेट नहीं करवा,
सब कुछ। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो जो भी देन है वो सारा आपका किसका है? CRA टेम्पलेट का। ठीक है, मैं इसमें जाके लिखता हूं आपका अगर आपको देखो, अब इसमें कुछ वो देख लेते हैं पहले, तब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आपको यहाँ पे जब आप फोल्डर स्ट्रक्चर को देखोगे तो मिलेगा आपको पब्लिक, src, गेट इग्नोर, पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन और रीडमी फाइल। ये सारा आपको किसने प्रोवाइड किया है? CRA टेम्पलेट। पब्लिक फोल्डर के अंदर सबसे मेन फाइल होता है index.html फाइल, इसको हटाइएगा मत। ठीक है, इसका अंदर का कंटेंट आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको हटाइएगा मत। ना ही इसका नाम रीनेम करना है, ना इसको डिलीट करना है। पब्लिक फोल्डर के अंदर सबसे मेन फाइल आपका index.html फाइल। ठीक है भाई, उसके बाद बाकी जितने भी फाइल्स हैं इसको अगर देखोगे तो एक तो फैब आइकन वाला पार्ट है और दो आपके लोगो है। ठीक है भाई, उसके बाद एक manifest.json फाइल है। ठीक है, उसके बाद आपका एक robot.txt है। robot.txt बेसिक क्रॉलिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, गूगल को बताना कि आपको कौन कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, और कौन कौन से पेज को क्रॉल करना है, उसके लिए robot.txt होता है। इसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे तो SRC। अगर आप यहां देखो app.css, app.js, app.test.js, index.css, index.js, logo.svg, report web vital, setup test.js, ये सारे आपके पास क्या है? फाइल अवेलेबल है SRC के अंदर। इसमें जो मेन फाइल है वो है index.js फाइल। ठीक है भाई, जब आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करोगे तो सबसे पहले index.js फाइल के ही अंदर आता है। उसके बाद फिर ये पब्लिक के अंदर जाके index.html को देख। ओके, तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को रीनेम भी मत कीजिएगा। हाँ, इसके अंदर जो है आप चेंजेस कर सकते हो, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप इसके नाम को रीनेम मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपके पास आता है एक और, जो कि आपका गेट इग्नोर। इसमें मैं वो चीजें लिखता हूं जिसको मुझे, जब मैं इसको क्लाउड के अंदर स्टोर करूंगा ना, तो कौन कौन सी फाइल को मुझे लोकल से क्लाउड में ट्रांसफर नहीं करवाना, इसलिए गेट इग्नोर फाइल का यूज होता है। तो इसमें जितने भी आपको यहाँ मिलेंगे नोड मॉड्यूल्स, जो अभी आप करके दिखाऊंगा, ये सारी फाइल आपकी कहां नहीं जाएगी? क्लाउड में ही जाएगा। जैसे गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, यहाँ पर ये फाइल नहीं जाएंगी, आपके लोकल में रहेंगी, ये वहां ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है भाई, उसके बाद पैकेज डॉट लॉग, इससे पहले हम बात करते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है भाई। आप यही है जो है करता धरता, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपकी यूज हो रही हैं वो सारी यही फाइल बताती है। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल को मैं हार्ट ऑफ रिएक्ट कहता हूं। और इवन दो अगर आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का आप यहाँ पे बोले लेना, फ्रेमवर्क ले लो या लाइब्रेरी ले लो, सब में पैकेज डॉट जेसन फाइल होता ही होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसी के अंदर आपका सारा जो भी इसकी डिपेंडेंसी है, क्या क्या इसके अंदर यूज हो रहा है, क्या क्या आपको इसकी क्या क्या आप चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। आप कौन सा टाइप का यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हो
वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो नेम है माय फर्स्ट ऐप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी फोल्डर का नेम होता है वो एडॉप्ट कर लेता है। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। ओके। दूसरा है वर्जन। अगर आप वर्जन को देखोगे तो आप जब आप मान लो कि आप मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है भाई, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट के चेंजेस करेगा, है ना भाई, सब बहुत सारे काम करेगा। तो उस केस में आपका वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्लियर। तीसरा आपके पास है प्राइवेट। ये जो आपके पास प्राइवेट है, इसका मतलब क्या है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका मोड क्या है, आपको उसको प्राइवेट रखना है या पब्लिकली बना पार्ट। ठीक है भाई। तीसरा आपके पास उसके बाद है डिपेंडेंसी। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम वर्क कर रहे होते हैं, उस टाइम को कहते हैं डेवलपमेंट टाइम। लेकिन जब हम इसको क्लाउड में डालते हैं, ओवर द नेटवर्क डालते हैं, तो हम इसे एज्यूम करते हैं कि हाँ भाई हमारा फुल्ली फ्लैज वेबसाइट बन चुका है या कुछ भी प्रोडक्ट बन चुका है। तब आपके पास होती है प्रोडक्शन, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो जब आप डेवलपमेंट में यूज करोगे, डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स जुड़ जाते हैं। जब आप प्रोडक्शन पे आप इसको मूव करोगे, तो जितनी जरूरत की चीजें होती है ना, वही मूव होती है। तो डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे दो देखने को मिलेंगी, एक डेव डिपेंडेंसीज और एक मिलेगी प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज। तो जो आपको डिपेंडेंसीज मिल रहा है ना, इसके अंदर जितने भी पैकेजेस है, ये सारे पैकेजेस हैं। जैसे ना टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया था, मोमेंट डॉट जीएस को इंस्टॉल किया था, राइट है भाई। वैसे ही आपके पास यहाँ पे ये सारे पैकेजेस आपको, ये बाय डिफॉल्ट कौन डाउनलोड करके दे रहा है, CLI। जो आपका वो था ना, अभी हमने npx create react टेम्पलेट लिखा था, वो पहले क्या कर रहा है, इस फाइल को बना रहा है। पहले उसने टेम्पलेट डाउनलोड कर ली, करवा दिया, फिर इसके अंदर जितनी भी फाइल यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही थी डिपेंडेंसीज, उन सबको इंस्टॉल करवाया। ठीक है भाई। और इंस्टॉल करवाने के बाद अब इसका यार, ये जो पैकेज है, इसका कोड कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, उस कोड के लिए मिलता है आपको नोड मॉड्यूल। ठीक है भाई। अगर आपके पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं है, तो आप नोड मॉड्यूल को लाना पड़ेगा। वो आप कैसे लाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो जिस भी जगह पे पैकेज डॉट जेसन फाइल है, वहां पे ओपन कीजिए और लिखिए npm इंस्टॉल। ये क्या करेगा, इस पैकेज डॉट जेसन फाइल को ढूंढेगा पहले। अगर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट कर देगा। ठीक है। अगर मिल गया और आपने ऐसे लिख दिया npm इंस्टॉल, तो उसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज, डेवलपर डिपेंडेंसीज होगी ना, उसको बारी बारी से आपके कहां से, क्लाउड से डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम पे, और एक फोल्डर बनाएगा नोड मॉड्यूल्स का। देखो नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया ना, ये बनाएगा, और उसके अंदर वो सारे डिपेंडेंसीज का क्या रख देगा, पूरे कोड को रख देगा। तो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, टेस्टिंग वाली लाइब्रेरी, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, ये सारे इसके अंदर अब आ चुके। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन राइज होता है, अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ तो भाई कितने हैं, 6 ही तो है, इतने सारे, ये सारे पैकेजेस कहलाते हैं। बताता हूँ। अगर आप मान लो कल को आप कोई पैकेज बना रहे हो सकता है उस पैकेज के लिए आपने कोई और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, है ना,
और आप क्या कर रहे हो, आपने बनाया था XYZ, उसके अंदर आपने बोला था कि इस XYZ पैकेज को बनाने के लिए आपको अलग अलग डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ रही है। तो आपने क्या किया, उसके पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाके आपने वहां पे काम किया। जैसे यहां देखोगे इसका जेसन पार्सर, इसका पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ठीक है। मैं अगर बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसीज में जाके चेक करेगा इस पैकेज को यूज करने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ रही है। तो जब आप अपना कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, तो साथ साथ में ये सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है भाई। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, इतने सारे पैकेजेस आपको दिख रहे हैं, जबकि मैंने तो क्या किया था, ओनली रिएक्ट इंस्टॉल किया था ना। लेट्स से देखो रिएक्ट, इसमें ये रहा। तो इस पैकेज को यूज करने के लिए आपके पास डिपेंडेंसी में क्या है, लूज, ये वाला, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे सारा कोड मिल रहा है। हाँ उसके अंदर ओनली पैकेजेस होंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो उसका कोड आपका नोड मॉड्यूल में रहे, ठीक है। क्लियर यहां तक, ऑनलाइन में यहां तक क्लियर। मान लो अगर आपके पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल ना होता तो नोड मॉड्यूल क्रिएट ना होता भाई, और आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलता भाई। क्या कहता, पैकेज डॉट जेसन फाइल इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ आता है एरर। ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको रीनेम किया और 1 लिख दिया। मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ। वो जाके npm इंस्टॉल लिखेगा, अपने आप उसको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपने इंस्टॉल करी। नोड मॉड्यूल का अगर आप देखोगे ना, तो खुद ये 231 MB का है, ठीक है। तो भाई इतना ह्यूमंगस डेटा भाई, वो तो तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आपके पास, क्या आ गया एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन, और यहाँ पे पूरा प्रॉपर पाथ है, सो पैकेज डॉट जेसन फाइल, ठीक है भाई। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, क्लियर। जब कभी भी आप कोई भी फाइल बनाते हो, ठीक है भाई, कोई भी आप यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करते हो, तो उसकी रजिस्ट्री आपकी इसके अंदर होती है। किसके अंदर भाई, पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। फिर ये पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्या है ना भाई। देखो पैकेज डॉट जेसन फाइल में आपको समरी मिलती है, क्या मिलती है, समरी मिलती है कि आपको कौन कौन सी किस किस चीजों की जरूरत है। लेकिन काला चिट्ठा पूरा कि अगर आपने इंस्टॉल किया है तो एग्जैक्टली कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, उसका यूआरएल क्या था, वो कहां कहां से इंस्टॉल हुआ है, इंजन कौन सा सपोर्ट करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर मिलती है। वो पूरी इंफॉर्मेशन, किस यूआरएल से डाउनलोड हुआ, किस फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ, कैसे ये वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें।
एक बार इसको प्रॉपर इंस्टॉल हो जाने दो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। नोड बिहाइंड, अंडर द हुड, इसके अंदर नोड यूज होता है भाई, ऐसा नहीं होता, होता है। अब यहाँ चले, मैं यहाँ पे एक पैकेज, पहली बात तो ये पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल है ना, उसको पूरा उठा के ले आएगा। ठीक है, अब मैं फाइल यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास रिएक्ट। कहीं ना कहीं तो होगा। देखो ये वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है इसने, प्रॉपर वर्जन है ये। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये सेट आप करे। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है अपर 18.1 टू 18.2 या उससे ऊपर, लेकिन प्रॉपर आपको मिलेगा कि हाँ भाई इसने यही इंस्टॉल किया। ऐसे अगर मिले तो वो आपका वही है जो स्पेसिफिक है, इसका मतलब होता है ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये यहां से डाउनलोड हुआ, एक्चुअली में टी जी जेड नाम से कहता है, ये आपका क्या करता है, फाइल को डाउनलोड करता है। इसे हम टार फाइल भी कहते हैं। ये बेसिकली वही होता है जैसे आपका जिप फाइल, जिप फाइल जो होती है ना एग्जैक्टली वैसी है। ये इंटीग्रिटी है ताकि वो आपको चेक करने के लिए। इसकी डिपेंडेंसी क्या है, लूज, ठीक है ना, एनवाई एनवीसी, एनवायरमेंट इसी ऐसे कुछ हो रही है। इंजन किसकी जरूरत पड़ेगी इसको, इसको 0.10 वर्जन से बराबर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए लोड का, तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टर्म्स ऑफ आपको यहाँ पे पैकेजेस मिलेंगे, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये काम है पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल का। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये, आपको हर एक चीज के बारे में डिफाइन कर देगा। ओके, चलो क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर है भाई। अब हम इसके अंदर चलते हैं, डिपेंडेंसीज के बारे में तो जाना हमने। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 कमांड मिलते हैं। ये जो आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे उसका मेन पर्पस होता है कमांड क्रिएट करना, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, टर्मिनल में जाके चेक करना। ठीक है भाई, मेरे को अगर आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है रिएक्ट के, तो मुझे लिखना पड़ेगा npm start। मैं लिखता हूं npm start। तो ये जो आपका यहाँ पे लिख पा रहे हो ना, इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और जब मैं इसको हिट करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसने क्या किया, ब्राउजर में आपका ओपन किया, ओपन हो जाने दो परफेक्टली, फिर आगे बढ़ो। ये आपका बेसिक सेटअप। अगर आप रिएक्ट कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सेटअप जो आपको इंस्टॉल हो जाता है, तो जब आप npm स्टार्ट करोगे ना, तो ये आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, और पहली बार आपको ऐसा दिखेगा इंस्टॉल किया, वो है। अब आप यहां जाके चेक करो, तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताएगा। इसने बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट होता है वो ओपन होता है पोर्ट 3000। जैसे हमने HTML को पोर्ट को ओपन करे थे 5500 में, 5500 पे कर रहे थे, ये 3000 पोर्ट पे चलता है। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, पहला मिलेगा लोकल होस्ट 3000, दूसरा मिलेगा ये आईपी। ये मेरी पब्लिक आईपी,
अगर आप सेम ही आईपी के अंदर हो, तो मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं ना, इसको मैं इस लिंक को कॉपी करके मैं आपको दे दूं, तो सेम यूआई आपके उसमें खुल जाएगा, सेम यूआई। हाँ भाई, इस आईपी को हिट कर दो, जो मुझे यूआई दिख रहा है ना, वो आपको भी दिख जाता है। बस कंडीशन ये है, सेम यू आपका वाईफाई पे होना चाहिए, सेम नेटवर्क पे होने चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर अगर तुम अभी मेरे साथ बैठ के अपना लैपटॉप ओपन करो, ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, आपको भेजता हूँ, हो सकता है कि आपके उसमें चले या ना चले, लेकिन चल जाता है। हम प्रीवियस कंपनी में यही तो करते थे, कोई मेरे डेस्क में आके थोड़ा देखता था, वो कहता था अपना इंस्टांस भेजो, तो आईपी और उसके बाद मेरा फोल्डर का स्ट्रक्चर जो भी है, उसको उठा के मैंने शेयर कर दिया। वो बंदा अपने सिस्टम पे रह के मेरा यूआई देख लेगा, जैसा यूआई ये दिख रहा है ना, वैसे आपको यूआई मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, इन दोनों की मदद से आप ओपन कर सकते हो क्या, सेम एप्लीकेशन। अगर देखना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई आईपी, माई पब्लिक आईपी। ये आपको कुछ और दिखा रहा है? ये आपको ये वाला दिखा रहा है? मैं इसको कॉपी करके देख, ये राउटर नेटवर्क का। ठीक है भाई, तो हो जाएगा काम। मैं हम तो यही काम करते थे। क्लियर? जो ये आपका रन हुआ है ना, ये इसके कारण हुआ है, इसको हटा दो, नहीं चलेगा। उसके अंदर यहाँ लिखा है रिएक्ट स्क्रिप्ट, जो पैकेज इंस्टॉल किया था ना रिएक्ट स्क्रिप्ट, उसका मेन पर्पस सीएलआई है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट, तो स्टार्ट समझ में आया, इनिशियल प्रोजेक्ट। दूसरा आपका बिल्ड है, जब आपका इसका यूज हम करते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, जब हम काम कर रहे हो। ठीक है, जो बिल्ड आपका है, बिल्ड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट बन चुका है, अब हमें जरूरत नहीं है किसी और चीज की। इसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने यहाँ पे जाके लिखा कंट्रोल सी वाई npm build बिल्ड, क्या हुआ? अच्छा, npm रन बिल्ड, सॉरी। हाँ सॉरी, मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप स्टार्ट को रन करना चाहते हो, तो वो npm स्टार्ट आपका डायरेक्टली वर्क कर जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है। बट उसको छोड़ के अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इसको परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा npm रन और उसके बाद कमांड का नेम, तो जो कमांड का नेम होगा वो इस तरीके से। ठीक है भाई, रन जुड़ेगा बीच, स्टार्ट को नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है। ये थोड़ा टाइम लेगा, और फिर क्या करेगा, ये आपको बना के दिखाएगा एक आपका क्या, बिल्ड। ठीक है भाई, बना जिससे भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा, ठीक है, और ये सारे उसको क्या बना देगा, जिप कर देगा। अब यहाँ देखोगे तो ये स्टैटिक फाइल बन जाएंगे, अब जेएस की फाइल, सीएसएस की फाइल। ठीक है भाई,
और ये छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ये छोटे छोटे चंक्स में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो आपका अब इसमें क्या होगा, जब ये बिल्ड बनेगा ना, तो जिस जिस चीज को जो जो इसके अंदर एज अ डिपेंडेंसी में होंगी, वही आपका यूज होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पैकेज जो आपने डेव डिपेंडेंसी में यूज किया होगा, वो कभी वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जब कभी भी आपको लगता है कि मुझे उसी पैकेज को मैं डेवलपमेंट में यूज कर रहा हूं और उसी सेम को मुझे प्रोडक्शन में भी यूज करना है, तो आप यहाँ पे उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो प्रोडक्शन की डिपेंडेंसी बनाइएगा, उसको डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल मत कीजिएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। अगर आपको डेवलपमेंट के लिए कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो आप यहाँ पे लिखिए npm इंस्टॉल, और उसके लेफ्ट से मैंने मूवमेंट लिख लिया। मूवमेंट जीएस आपको पता ही है, उसका एक इंस्टॉलेशन भी होता है ऐसे, जो कि यूज होता है इसके लिए। हाइफन हाइफन सेव और हाइफन डीईवी डेव, ये कमांड है, ये डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी के लिए है। अगर आप हाइफन हाइफन सेव लिख दोगे, ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और अगर आप इसको नहीं लिखोगे तब भी ये आपका प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। तो हाइफन हाइफन सेव डीईवी डेव, इसको हिट किया तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे इंस्टॉल करेगा इस पैकेज को, और पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ देखोगे एक अलग से वो बन गया। जब मैं npm बिल्ड करूंगा ना, तो इसके अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे, वो कभी भी वहां शूट नहीं होंगे, वहां ट्रांसफर नहीं होंगे। वो ट्रांसफर, वो पैकेज वही यूज होंगे जो इसके अंदर लिखे। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे फिर एरर दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पैकेज को बनाना है क्या, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, तो आपका यहां से जाके ये मूव यहाँ पे होना चाहिए पहले। क्लियर भाई, ये याद रखिएगा। बिल्ड का समझ में आया, स्टार्ट का समझ में आया। उसके बाद है टेस्ट। अगर आपको आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो, हम जब कभी भी कोई भी कोड करते हैं ना, तो कोड करने के बाद उसको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आप टेस्ट केसेस लिखते हो। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, आप यहाँ पे कुछ कोड लिखोगे, जिसके बिहाफ पे आप चेक करोगे कि ये वेबसाइट सही चलेगी नहीं चलेगी रन टाइम। उन सबको कहते हैं टेस्ट केसेस। ठीक है भाई, लॉगिन सही से वर्क नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका रजिस्टर सब सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके भी दिखा दूँ। उसके लिए क्या लिखना है आपको, npm run test, हिट कीजिए, तो आपको यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। मैंने ए किया, सारे टेस्ट जो इसने बनाए होंगे वो पास हो गए। ये कौन चेक करेगा, इसके अंदर चलो, सोर्स के अंदर जो ये टेस्ट है ना, ये फाइल एग्जीक्यूट होती है, इसलिए app.test.js लिखा हुआ है, सेटअप टेस्ट। ठीक है, क्लियर भाई? तो आप अगर आपको टेस्टिंग के लिए चेक करना हो, टेस्ट के लिए चेक करना हो, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, और इन्हें हम टेस्ट केसेस कहते हैं। ठीक है भाई, इसका यूज अभी नहीं, फ्यूचर में यूज होगा। उसके बाद अगर आप देखो लास्ट जो है, इसको भूल के भी मत चलाना। मान लो आप हो बड़े खतरनाक डेवलपर, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आपको पता है रिएक्ट कैसे वर्क करता है। मैं नहीं चाहता जो रिएक्ट में कोड लिखा है मैं उसको यूज करूं, अपना कोड आप खुद बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसको यूज कीजिए। जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना, वो सब डिलीट हो जाएगी। हाँ, फिर आपको अपने हाथों से कोड लिखना पड़ेगा।
ठीक है, इसको मत यूज करना। नो तो नो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज, फिर उसके अंदर आगे कोड करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे काम फिर। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इसके अंदर है, एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर अपना कुछ बनाता हूँ, वो चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहां लिखता हूं मैं डेव। ठीक है, सेम काम वही स्टार्ट वाला, अब मैं इस डेव की तरफ से करना चाहता हूँ। तो इसको रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा npm run dev। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, तो जो काम स्टार्ट कर रहा था ना, वो काम ये कर देगा। तो ये मैंने अपने आप से बनाया था ना, आप चाहो तो यहाँ पे अपना भी कमांड बना सकते हो। ओके, जैसे मैंने डेव बनाया है, वैसे आप भी बना सकते हो। क्लियर भाई, क्लियर है, कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ठीक है, उसके बाद आपका पास आता है, एक आता है ब्राउजर लिस्ट। ये ब्राउजर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको इग्नोर मारो। इसके बाद बचता है ESLint। इसका यूज होता है सजेशन देना। मैंने आपसे क्या बोला था, जिस वेरिएबल की जरूरत है उसको रखो, बाकी हटा दो। आपने 10 वेरिएबल बनाए, 10 में से 5 के यूज है, 5 का यूज नहीं है, हटा दो भाई। वो सारे सजेशन ये दे देना। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ वार्निंग। वार्निंग के केस उसमें दिखाएगा। इससे फायदा क्या है कि जितने चीजें आपको जरूरत की चीजें हैं, उतने ही आपके पास रहेंगे। इसको मैं हटा दूंगा, तो कभी मुझे यहाँ पे वार्निंग्स नहीं मिले। ओके भाई, क्लियर, कोई डाउट? तो ये है आपके पास बेसिक सेटअप। इसमें अगर हम बात करें, तो इसका यूज होता है, ये है रिएक्ट की बेसिक फंक्शनैलिटी। उसके बाद ये है डॉम से रिलेटेड, ये आपका स्क्रिप्ट से रिलेटेड। ठीक है भाई, जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, CLI पे वर्क कर रहे हो। ये है आपका वेब वाइटर, ये रिपोर्ट जनरेट करता है कि आपकी जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, वो कितने टाइम पे आपको यहाँ पे दिखाएगी, UI में शो करेगी। जैसे कि कुछ वेबसाइट क्लिक करने में बहुत टाइम लेते हैं, कुछ वेबसाइट फटाफट ओपन हो जाते हैं, तो उसके कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आप कितनी ज्यादा आपने कोड को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, परफॉर्मेंस बताएगा। ठीक है, वो सारी चीजें। क्लियर भाई? तो वो ये वेब वाइटल बताता है। आपको अभी नहीं, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और अपना स्टैट्स प्रोवाइड करना चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना फास्ट है। जितना ज्यादा फास्ट होगा आपका एप्लीकेशन, उतना ही बढ़िया माना जाता है। जितना ज्यादा स्लो होता है, उतना बढ़िया नहीं माना जाता। अमेज़न की फिलॉसफी है कि 3 सेकंड के अंदर हमारी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। फिर थोड़ा भी लोडिंग टाइम बढ़ता है, तो आप उस वेबसाइट को छोड़ देते हो, है ना भाई? ये होता है, उसी की बात कर रहा हूँ। क्लियर, कोई डाउट? तो ये हो गया आपका फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया है। आपको घर जाके क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने बातें बताई हैं, इसको जाके प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में JS को भी प्रैक्टिस करनी है। JS बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिएक्ट। क्लियर? तो मेक श्योर आप इसको घर जाके स्टडी करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ट्यूसडे को पूछें। ठीक है भाई, क्लियर? और जिस किसी ने भी सेटअप नहीं किया है, वो सेटअप कर लीजिए। ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक रिएक्ट को इंस्टॉल नहीं किया है, तो बता दो। एक आपका हो गया, आपने कर लिया, प्रॉपरली वर्किंग है, कर लिया भाई आपने। पीछे दोनों भाई, हो गया था।
ऑनलाइन में कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ था? ऑनलाइन में ऐसा कोई है? देखो मजे मत लेना रिएक्ट के साथ, वरना रिएक्ट तुम्हारे मजे लेगी। ये लिख के दे रहा हूं मैं। यकीन नहीं होता तो इस ड्यूकेट में इंटरव्यू देने जो बहुत सारे आते हैं ना, उनसे पूछना तो मैं रिएक्ट का आता क्या क्या है। आधे ज्यादा ये बोले कुछ नहीं आता, क्योंकि वो रिएक्ट से मजे ले रहे थे। साफ सीधी बात। किसी दूसरे क्लास दूसरे में कोई रिएक्ट पढ़ रहा हो, उससे पूछना। ठीक है भाई, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि हाँ भाई रिएक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जिसको भी जेएस आता है, हाँ भाई, जिस किसी को भी जेएस आता है वो रिएक्ट पढ़ेगा तो उसे रिएक्ट में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारा जेएस है, बट जो रिएक्ट को मजे से लेगा, कर लेंगे तो कर लेंगे हो जाएगा। कि बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं रही, कॉपी पेस्ट मार के कोई फायदा नहीं। ठीक है भाई, फ्यूचर में हो सकता है कि जब आपको काम करना पड़ गया तो तब कैसे करोगे। इसीलिए मेक श्योर कि भाई अपने ऊपर काम करो, और जितना हो सकता है रिएक्ट से छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना चालू करो। अगर आपने रिएक्ट से छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाने चालू कर दिए तो समझ जाइएगा कि मुझसे ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको रिएक्ट बस पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रैक्टिकली, जेएस थ्योरेटिकल था, मैं साफ बोलता हूँ, जेएस थ्योरेटिकल था। डॉम में आपको प्रैक्टिकल करने को मिला जेएस को। यहाँ पे आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, जेएस की प्लस डॉम की। उसका प्रैक्टिकल आप यहाँ पे करोगे, तो जो भी चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो उसका प्रैक्टिकल पक्का कर लीजिएगा। जो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेगा भाई, दिक्कत आपको होगी। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, या 4-5 क्लास के बाद, 7-8 क्लास के बाद आप बोलोगे, आप पहला ही कोड लेके आओगे सर चल नहीं रहा है। वो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि टाइम पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। क्लियर? तो मेक श्योर जितना मैंने आपको बोला है उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका आपका भविष्य आपके हाथ, आपका करियर आपके हाथ, जॉब नहीं मिलती फिर भाई। तुम रिएक्ट के एप्लीकेशंस बनाओगे, उसको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, अपना गेटअप पे जाके डेटा यूआई में दिखा सकते हो, रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो गेटअप का यूआरएल, ताकि वो देखिए कि आपने क्या क्या बनाया। ठीक है भाई, उसके बिहाफ पे आपको वो सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो समझेगा सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है। रिएक्ट पूरा बेस्ड है थ्योरेटिकल पे, प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। टूल्स एंड टेक्निक्स है बस, इसको यूज करके प्रोजेक्ट बनाना। कुछ थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कुछ रिएक्ट के बिल्ड इन, तो जैसी आपकी इच्छा। क्लियर भाई? तो मेक श्योर भाई अपने ऊपर काम कीजिए, और कहीं पर भी कोई भी इशू आए तो साफ पूछो, लेकिन कोड पक्का करना। एरर जितना हो सके अपने हाथों से खुद सॉल्व करना। जिस किसी को भी जेएस की नॉलेज नहीं है उसे यहाँ पे दिक्कत आएगी। रिटर्न में लिख के दे रहा हूं, जिस किसी को भी जेएस की नॉलेज नहीं, तो मेक श्योर जेएस को रोज पढ़ो, साथ में रिएक्ट भी पढ़ो। जिसका नोड है वो नोड भी पढ़ो, क्योंकि आपको दिसंबर के बाद जनवरी में हायरिंग निकलती है बल्क, आपको उसमें ट्राई करना है, ये सोच के चलो। उससे के लिए प्रिपेयर करने के लिए ड्यूकेट में जितने आ रहे हैं मर्न स्टैक के, उस पे जाके हाथ साफ कीजिए, ताकि आपको 6 महीने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा
बस दिसंबर एंड है ये लगा लो, दिसंबर एंड में आपका मतलब प्रोजेक्ट पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज आपका ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या चीजें कब पढ़ाऊंगा। ट्यूसडे को मैं पढ़ाऊंगा कंपोनेंट, वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रॉप्स, उसके फ्राइडे को पढ़ाऊंगा मैं स्टेट, उसके पढ़ाने के बाद फ्राइडे को अगर टाइम मिला तो फिर मैं पढ़ाऊंगा लाइफ साइकिल, अदरवाइज मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट मंडे को। लाइफ साइकिल के बाद फिर मैं आपको टू डू ऐप बनाता हूँ, वो मैं वेडनेसडे तक खींचता हूँ, क्योंकि पहले टाइम होता है थोड़ा स्लो चलता है। एक बार आपका टू डू ऐप बन गया, ठीक है, एक बार आपका टू डू ऐप बन गया जो कि आपका मैं समझूंगा वो आपका चलेगा 22 तारीख तक। अगर वो कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूंगा। तो 24 तारीख को आपको मैं पढ़ाऊंगा इसकी फंक्शनैलिटी, जिसमें होगा फ्रैगमेंट, रैप्स, ठीक है भाई, और उसके बाद एक और होता है पोर्टल। ये तीन चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। इन तीन चीजों का क्लास नहीं आगे करूंगा। इसमें आपका 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। मैं ज्यादा हैंड ही नहीं रखूंगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जो आपकी 27 तारीख क्लास होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिड्यूसर, ठीक है भाई, और यूज इफेक्ट। 28 तारीख को मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और 29 तारीख को उसी को यूज करके दिखाऊंगा, टू डू ऐप बना के दिखाऊंगा उसी को, ठीक है भाई। 29 को वो हो जाएगा, 29 को उसको मैं दोनों में करके दिखाऊंगा। आपके पास कंपोनेंट दो तरीके से बनते हैं, क्लास कंपोनेंट और आपके फंक्शनल कंपोनेंट, दोनों तरीके से। उसके बाद फ्राइडे को हम करेंगे, ये खत्म होने के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको रिडक्स। रिडक्स होने के बाद फिर आपका चलेगा, रिडक्स होने के बाद फिर आपका रिडक्स स्टार्ट होगा। मैं पूरा वीक रिडक्स में लेता हूँ, तो 8 तारीख तक आपका रिडक्स चलता रहेगा। उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ रिडक्स, उसके बाद उसमें टू डू ऐप बना के देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसमें थंक, फिर सागा, ठीक है। उसके बाद आपका एक और टॉपिक, इसमें एक टॉपिक रह गया था, ऑप्टिमाइजेशन। तो समझ लो 11 तारीख को आपका ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो होगा आपका मान, उसके बाद आपके बच जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम। अगर यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम जैसे ही खत्म हुआ, समझ लो आपका रिएक्ट खत्म हुआ, फिर आपका प्रोजेक्ट। ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूंगा रिएक्ट के अंदर। हाँ, अगर मुझे कहीं छुट्टी लीव लेनी हो तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा मान देते, ठीक है। तो आपका जो आज का दिन है, 10 तारीख है ना आज, अगले 10 तारीख को ये समझ के चलना आपका 90% कोर्स खत्म हो चुका होगा रिएक्ट। अगर आप जैसे मैं चल रहा हूं वैसे आप चलोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा सीखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक्स्ट्रा पढ़ लोगे और जॉब की तैयारी भी हो जाएगी। जिस किसी ने भी एक भी क्लास मिस किया, समझ लेना आप दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो देख लेना, पूछ लेना अपने सीनियर से। इस क्लास में बहुत सारे आएंगे आपको रिएक्ट पे मिलते हैं, वो दोबारा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे ही पूछना। फिर बोलेंगे भाई मेरा ये मिस हो गया था, उसके समझ में नहीं आया, इसीलिए। तो मान के चलो 31 दिसंबर तक अगर इतने जल्दी हो जाएगा तो प्रोजेक्ट में 2 वीक लगते हैं, 2 से 3 वीक लगते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा। 2-3 वीक भी लग सकते हैं, 4 वीक भी लग सकते हैं, पूरा महीना मान के चलो। क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा, नहीं, जो भी होगा सामने होगा। कभी एरर भी आएंगे, उसको फिक्स करने में एक एक एरर को फिक्स करने में पूरा घंटा भी गायब हो सकता है। तुम डेवलपमेंट करने आए, तो समझ लो आपका जनवरी में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा रिएक्ट का। जो साथ में नोड जीएस ले रहे हैं उनका नोड तो इससे पहले खत्म हो जाएगा।
नोट तो इससे पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेक श्योर कि भाई 31 तारीख तक आपका मंथ स्टैक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, जो नहीं करेगा उसे दिक्कत आएगी, जो करेगा उसे दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो हम करेंगे ट्यूसडे से स्टार्ट कोडिंग वाला पार्ट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। भाई तुम्हारा कोर्स क्या है? क्यों लगता है भाई, करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, करना पड़ता है। एक सीएसएस वाला पार्ट भी सही बोला, वो भी पढ़ाना है, वो भी रह गया था बीच में। तो मेक श्योर भाई, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आपका, ये मान के चलो कि दिसंबर एंड है आपका। प्रोजेक्ट में ऊपर नीचे होता है, लेकिन दिसंबर आपका एंड है। 15 दिसंबर तक आपका मोस्ट प्रोबेबल में सारे फीचर्स के साथ सब कुछ खत्म करवा दूंगा। और मुझे एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको पिछला आता होगा तो ही आगे आ पढ़ पाओगे। मुझे क्वेश्चन अगर पूछा और मैंने पूछ लिया पिछला, मैं साफ बोलूंगा पिछला नहीं आता, आगे क्या होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मेक श्योर अपने ऊपर काम करो। जो फेस्टिवल है वो बनाना मनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे फर्क ये पड़ता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही से आप नॉलेज गेन करो। अदरवाइज आपका हाल आपके सीनियर्स की तरह होगा। ड्यू कैट का प्लेसमेंट रेशियो बहुत कम है, रिएक्ट का बहुत कम है, ना के बराबर समझ लो। 300 बच्चे आते हैं, 300 में 5 का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसका कोई वो नहीं है, परसेंटेज नहीं। तो अगर आप अपने ऊपर हाथ पैर मारोगे नहीं, तो आप सीखोगे नहीं। नहीं तो जैसे वो चल रहे वैसे आप भी चलोगे, ये देख लेना। ठीक है भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते। ऑनलाइन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? ऑनलाइन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके देन, आज के लिए इतना। तुम्हारा कोर्स क्या है भाई?